बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरह से क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को कंडक्ट करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को कंडक्ट करने का। और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को हम प्रेवलेंस स्टडीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रेवलेंस स्टडीज, प्रेवलेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ऑलरेडी भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने कुछ कैलकुलेशंस देखी थी कि किस तरह से हम 2x2 टेबल बनाते हैं क्रॉस सेक्शन स्टडीज में। एंड इफ यू रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी को जब कंडक्ट करते हैं, वेदर इट इज क्रॉस सेक्शन, वेदर इट इज केस कंट्रोल, वेदर इट इज कोहॉर्ट, किसी भी किस्म की क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास उसके अंदर हमेशा भी कम अप विद 2x2 टेबल, और उसके अंदर हमारे पास हमेशा 4 ग्रुप्स बन जाते हैं। और एक ग्रुप होता है जो डिजीज होता है, जो एक्सपोज होता है और वो डिजीज होता है। एक ग्रुप होता है जो एक्सपोज भी नहीं होता, वो डिजीज भी नहीं होता। फिर एक ग्रुप होता है जो एक्सपोज तो होता है लेकिन डिजीज नहीं होता। और एक ग्रुप होता है जो एक्सपोज नहीं होता लेकिन उसके बावजूद वो डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई स्टडी करेंगे तो हमारे पास एंड पे 4 ग्रुप्स बनते होते हैं हमेशा से, और उसी की बेसिस पे हम फर्दर फिर कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में एक दो पॉइंट्स रह गए थे क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। वो एक दो पॉइंट्स आपके साथ आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग क्रॉस सेक्शन स्टडीज। फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट स्टडी डिजाइन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, क्रॉस सेक्शन स्टडीज के अंदर बेटे जो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि पहली चीज तो ये देखो, हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब भी हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, हम बेसिकली किस चीज को, किन केसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रेवलेंट केसेस को रादर देन इंसिडेंट केसेस। ठीक हो गया। अब जब हम कहते हैं कि हम प्रेवलेंट केसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि हम न्यू केसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं और ओल्ड केसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रेवलेंस का क्या मतलब होता था, प्रेवलेंस का न्यूमरेटर क्या होता था, प्रेवलेंस का न्यूमरेटर होता था न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस। ठीक है, तो जब हम प्रेवलेंट स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ना सिर्फ न्यू केसेस को बल्कि हम ओल्ड केसेस को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम प्रेवलेंट केसेस की बात करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि प्रेवलेंट केसेस सारे के सारे जो CHD, जैसे हम जो भी हम डिजीज स्टडी करें, जैसे लास्ट टाइम हम CHD की एग्जांपल ले रहे थे, कोलेस्ट्रॉल और CHD की, तो जरूरी तो नहीं है ये प्रेवलेंट केसेस सब CHD के ही हमें को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमने प्रेवलेंट केसेस लिए हैं CHD के लिए, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए, तो उन प्रेवलेंट केसेस में वो लोग तो नहीं होंगे ना जिनको डिजीज डेवलप होने के बाद उनकी डेथ हो गई। ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि जब हम सिर्फ प्रेवलेंट केसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट वुड एक्सक्लूड दोज हु डाइड आफ्टर द डिजीज डेवलप। ठीक है, बट बिफोर द स्टडी वाज कैरिड आउट। ठीक है, अब इससे इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सपोजर और डिजीज में हमें एसोसिएशन नजर भी आ रही है तो हो सकता है कि भाई वो एसोसिएशन पॉजिटिव एसोसिएशन हो। हमें ये तो पता ही नहीं ना चल रहा कि क्या उस रिस्क फैक्टर की वजह से डेथ हुई है, उस रिस्क फैक्टर होने की वजह से डेथ हुई है, या उस रिस्क फैक्टर ना होने की वजह से डेथ हुई है। गेटिंग माई पॉइंट, यानी इन अदर वर्ड्स हमें ये पता नहीं चल रहा कि भाई मैं कहता हूं कि कोलेस्ट्रोल लेवल्स और CHD, हमें ये तो नजर आ गया अच्छा दोनों में कोई एसोसिएशन है, लेकिन क्योंकि हम इनके प्रेवलेंट केसेस लेते हुए उन लोगों को एक्सक्लूड करें हैं जो जिनको डिजीज होने के बाद उनकी डेथ हो गई थी हमारी स्टडी होने से पहले। ठीक है, तो हमें कैसे पता कि भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होने की वजह से, हाई होने की वजह से डेथ हो रही है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लो होने की वजह से डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम है हमें क्रॉस सेक्शन स्टडीज में। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, देखो हमने क्या डिटेल में डिस्कस किया था कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम प्रेवलेंस ऑफ डिजीज एंड प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर उसको सेम टाइम पे स्टडी करते हैं। एग्रीड, ये हमने बड़ी डिटेल से देखा भी था, बल्कि जब हम कैलकुलेशंस भी, वो दो अप्रोचेस हम पढ़ रहे थे, तो हमने प्रेवलेंस ऑफ डिजीज उसके अंदर कैलकुलेट की थी और फिर प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर कैलकुलेट की थी, याद है ना। सो बेसिकली दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में या प्रेवलेंस स्टडीज में हम डिजीज और एक्सपोजर का प्रेवलेंस एट द सेम टाइम पे डिटरमिन कर रहे हैं,
तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम कोई टेम्पोरल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज। ठीक है, ये बात मैंने क्या बताई? ये बात मैंने बताई कि क्योंकि प्रेवलेंस स्टडी में या क्रॉस सेक्शन स्टडी में हम डिजीज और एक्सपोजर को एट द सेम टाइम डिटरमिन कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एक्सपोजर और डिजीज के बीच में टेम्पोरल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकें। अब ये टेम्पोरल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? टेम्पोरल रिलेशनशिप बेटे वो वाला रिलेशनशिप होता है जो टाइम बेस्ड होता है। ये नहीं भाई, अगर मैं कहता हूं कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, मेरी स्टेटमेंट पे गौर करो, अगर मैं कहता हूं कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, तो जरूरी है ना कि पहले पेशेंट स्मोकिंग करे और फिर उसको लंग कैंसर हो? ऐसे ही है ना? अगर मैं ये कहता हूं कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, अगर पहले पेशेंट को लंग कैंसर हो और बाद में वो स्मोकिंग शुरू करे, तो फिर क्या मैं बात कर सकता हूँ कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हुआ? फिर तो मैं ये नहीं कह सकता। तो इसका मतलब है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल या प्रेवलेंस स्टडी में हम लोग एट द सेम टाइम डिजीज और एक्सपोजर को डिटरमिन करते हैं, तो हमारे लिए टेम्पोरल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इस एक्सपोजर की वजह से ये डिजीज होती है। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारी, जैसे हम कोलेस्ट्रोल और CHT वाली डिस्कशन कर रहे थे, केस लेके चल रहे थे, जब हम यही नहीं बता सकते कि सीरम कोलेस्ट्रोल पहले हुआ या CHT पहले, हम सेम टाइम पे ले रहे हैं ना लोगों से एक्सपोजर और डिजीज, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हाई कोलेस्ट्रोल की वजह से CHT हुई? हम ये तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कितनी भी हमें एसोसिएशन नजर आ जाए एक्सपोजर और डिजीज में, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज इस चीज का रिस्क फैक्टर है, या अगर ये चीज से एक्सपोज हो गए तो ये डिजीज होगी। हम ये नहीं कह सकते क्रॉस सेक्शनल स्टडी करके। तो उसके लिए हमें क्या फिर करनी पड़ती है? हमें केस कंट्रोल स्टडी करनी पड़ती है या फिर हमें कोहॉर्ट स्टडी करनी। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि केस कंट्रोल स्टडी या कोहॉर्ट स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। केस कंट्रोल स्टडी या कोहॉर्ट स्टडी स्टिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है? केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी करने से पहले अगर हम क्रॉस सेक्शन स्टडी कर लें, तो क्रॉस सेक्शन स्टडी हमें बेसिकली एक अच्छा हाइपोथेसिस दे देती है। आपने हाइपोथेसिस बेटे पढ़ा हुआ है FSC में भी। हाइपोथेसिस कहते हैं एक इन्फॉर्म्ड गेस को, मतलब एक साइंटिफिक, एक लॉजिकल गेस को, कि अच्छा ऐसा करने से शायद ऐसा होता है। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन स्टडी कर लें तो हमें वो हाइपोथेसिस मिल जाती है। ठीक है, फिर हम उसको फर्दर केस कंट्रोल या कोहॉर्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो जल्दी से आप लोग लिख लो, या मे बी आपकी बुक के पेज नंबर 212 पे है, वहां से भी अगर आप मार्क करना चाहो तो आप कर सकते हो। फाइंडिंग योर वे इन द टर्मिनोलॉजी जंगल, एक तो हमने देख ली बेटे। क्रॉस सेक्शन स्टडी का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेवलेंस स्टडी। ठीक हो गया? आपसे कोई भी बंदा पूछता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी या प्रेवलेंस स्टडी, ये एक ही चीज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नंबर 2, केस कंट्रोल स्टडी का दूसरा नाम होता है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, जो हम अभी इंशाल्लाह 5 मिनट बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। केस कंट्रोल स्टडी या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी दोनों सेम नाम है। केस कंट्रोल स्टडी या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी जो हम इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे, केस कंट्रोल के बाद। कोहॉर्ट स्टडी या प्रोस्पेक्टिव स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, एक ही नाम है। क्रॉस सेक्शनल सॉरी कोहॉर्ट, कोहॉर्ट स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या प्रोस्पेक्टिव स्टडी, एक ही नाम है। फिर इन्हीं की दो टाइप्स हैं, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी या कॉन्करेंट कोहॉर्ट स्टडी, ये एक ही नाम है। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी या कॉन्करेंट कोहॉर्ट स्टडी, ये एक ही नाम है। फिर दूसरी टाइप होती है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी या हिस्टोरिकल कोहॉर्ट स्टडी या नॉन कॉन्करेंट प्रोस्पेक्टिव स्टडी, एक ही नाम है।
रिपीट कर रहा हूँ, बुक का पेज 212 है। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, हिस्टोरिकल कोहॉर्ट स्टडी या नॉन कॉन्करेंट प्रोस्पेक्टिव स्टडी, एक ही नाम है। और आखिरी जो हमारा स्टडी डिजाइन इंशाल्लाह ताला होगा, दैट वुड बी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसका दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटल स्टडी या इंटरवेंशनल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी या इंटरवेंशनल स्टडी। ठीक है, तो ये आपने जरा अच्छे से याद रखना है। ठीक है बेटे, अच्छा जी। सो ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉस सेक्शन स्टडीज। हम अब ऐसा करते हैं कि इस सेशन को हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में 7 मिनट्स बाद यू कैन ज्वाइन इन अगेन, और हम अपना स्टार्ट करेंगे केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग क्रॉस सेक्शन स्टडी तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। जैसे ही हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले आप वो क्वेश्चंस कर लेना, ताकि फिर हम केस स्टडी के बीच में कोई और इंटरप्शन ना हो। ठीक है बेटे, तो हम 7 मिनट्स बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Excuse me, sir.